हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के बाद अगर आप नीट में अनसक्सेसफुल होते हैं तो आप लोगों के पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। देखिए, करियर गाइडेंस में मैं काफ़ी सारे लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ। यहाँ पर हम क्लास 12th के जो बच्चे हैं, पर्टिकुलर नीट में अनसक्सेसफुल अगर रहते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं क्या क्या बच्चों के पास ऑप्शन है। तो सबसे पहला है, बच्चों के अंदर ये हमेशा जिज्ञासा रहती है कि वो डॉक्टर बन, बट अगर वो एलोपैथी वाले डॉक्टर नहीं बन रहे हैं तो क्या वो दूसरे डॉक्टर बनना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो एलोपैथी के अलावा और भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स बनने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप नीट में अनसक्सेसफुल रहते हैं, नीट में अनसक्सेसफुल रहेंगे तो और किस तरह से आप डॉक्टर बन सकते हैं जहां पर भी आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। तो पहला आपके पास में ऑप्शन है कि आप BA-MS कर ले, मतलब कि बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आयुर्वेद के अंदर आप जा सकते हैं। सेकंड आपके पास में ऑप्शन है कि आप होम्योपैथी के अंदर जा सकते हैं, जहां पर कि BHMS कर सकते हैं, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद आपके पास में बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, और उसके बाद आपके पास में ऑप्शन है बैचलर इन सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके अलावा एक ऑप्शन और आपके पास में है बैचलर इन वेटरनरी साइंसेस। यहाँ पर आप वेटरनरी साइंसेस के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर BA-MS, BHMS, BUMS और BSMS, यहाँ पर ये चार जो स्ट्रीम है, यहाँ पर तो आप ह्यूमन से रिलेटेड डॉक्टर बनेंगे, और वेटरनरी में आप जो हैं एनिमल से रिलेटेड जो है वो डॉक्टर बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सभी में जो BA-MS, BHMS, BUMS और BSMS, अगर इनमें दो ऑप्शंस आप लोगों के पास में है, या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना जॉब ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट में के अंदर सैलरी वही है जो एलोपैथिक डॉक्टर्स को मिलती है, तो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, ओके। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उनमें भी आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा मेडिसिन के अंदर जा सकते हैं। हालांकि यूनानी और सिद्धा मेडिसिन के प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी कम है, बट आयुर्वेदा और होम्योपैथी के तो हॉस्पिटल्स हैं। और आयुर्वेदा का जो ऑप्शन है, मतलब आयुर्वेदा में अगर आप करते हैं तो आपके पास में यूरोपियन और अमेरिका जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर भी प्रैक्टिस करने का अच्छा ऑप्शन है, अगर आप वहाँ से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। मतलब जो पेमेंट लेवल जो 11-10 से जो शुरुआत होती है वहाँ से आपकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। और उसमें मिनिमम जो है आपकी सैलरी इसमें जो है 8 to 10 लाख रुपीस यहाँ पर आपकी मिनिमम एंट्री लेवल पर शुरुआत रहेगी। तो ये ऑप्शन आप लोगों के पास में है। अब नेक्स्ट, अगर आप लोग ये इनमें से कुछ नहीं बनना चाहते हैं तो अब हमारे पास में क्या ऑप्शन है कि अगर आप वेटरनरी साइंसेज में जाना चाहते हैं तो वेटरनरी साइंसेज में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। आइए देखते हैं उनमें कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए वेटरनरी साइंसेज हैं। वेटरनरी साइंसेज में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में कोर्सेज कौन से अवेलेबल है, कि वेटरनरी साइंसेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ BVSC कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कर सकते हैं और मास्टर डिग्री कर सकते हैं। BVSC और MVSC दो तरह की आप डिग्री यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा PhD भी ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर वेटरनरी अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास जॉब के कौन कौन से ऑप्शन है, मतलब जॉब की जो डेजिग्नेशन मिलेगी आप लोगों को वो क्या क्या मिल सकती। तो पहला, आप वेटरनरी ऑफिसर बन सकते हैं। सेकंड, वेटरनरी एपिडेमियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एनिमल सर्जन बन सकते हैं। और इसमें फिर अलग अलग विंग हो गए वेटरनरी के अंदर भी, जिस तरह से ह्यूमन के अंदर अलग अलग विंग होते हैं, इस तरह से वेटरनरी में भी अलग अलग विंग होते हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। उन सभी स्पेशलाइजेशन में आप बन सकते हैं। अल्टीमेटली वो यही होगा कि आप वेटरनरी डॉक्टर बनेंगे, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर सेक्टर कौन कौन से जहां पर आपकी जॉब लग जाएगी, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो देखिए, सबसे पहला तो ये कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेटरनरी डॉक्टर की पोजीशंस अवेलेबल होती, वहां पर पोस्टिंग होती, और ये सभी स्टेट, इंडिया के सभी स्टेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल अवेलेबल है। तो शहरों में, गाँव में सभी जगह पोस्टिंग होती है। सेकेंड, फार्मा कंपनी में जा सकते हैं। फार्मा कंपनी जो वेटरनरी मेडिसिन बनाती वहां पर आप जा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो होता है उसमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो पोल्ट्री सेक्टर है उसमें जाया जा सकता है, डेयरी साइंसेस के सेक्टर में जा सकता है, लेबोरेटरीज में भी जा सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ रिजर्व के अंदर भी आप जा सकते हैं। तो इतने सारे सेक्टर्स हैं, इन सभी सेक्टर में वेटरनरी पर्सन जो है वो एलिजिबल रहता है और उसको जॉब मिल जाती है।
तो यहाँ पर देखिए सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लगते हैं, तो जो मैंने आप लोगों को डॉक्टर की सैलरी बताई थी, सेम वही सैलरी पे आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पर पे बैंड जो है 10 से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। पे बैंड 10 का मतलब ये हो गया कि आपकी जो मिनिमम स्टार्टिंग होगी वो 8 लाख रुपीज से हो जाएगी। ओके, और अगर आप फिर आगे तक पहुंचते हैं जहां पर जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसमें आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट अगर आप बन जाते हैं वहां पर, तो वहां पर आपकी सैलरी जो है वो 8 लाख से, अगर आप 5 to 10 ईयर के 5 ईयर के एक्सपीरियंस है तो 15 लाख तक पहुंच जाती है। ओके, और अगर आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो 25 लाख तक भी पहुंच जाती है। तो इस तरह से आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती है। तो वेटरनरी साइंसेज भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, यहाँ भी आपके नेम के आगे जो है वो डॉक्टर लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास में क्या है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फार्मेसी। और फार्मेसी भी बहुत ही ल्यूक्रेटिव फील्ड है। देखिए फार्मास्यूटिकल साइंसेज में कोर्सेज हमारे पास में कौन कौन से अवेलेबल है, कि फार्मासी में किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा 2 साल का कोर्स होता है, डी फार्मा आप कर सकते हैं, उसके अलावा बी फार्मा आप कर सकते हैं, फिर एम फार्म का ऑप्शन आप लोगों के पास में मास्टर डिग्री, फार्म डी एक 6 ईयर की डिग्री होती है वो भी की जा सकती है, और बी फार्म के बाद फार्म डी पोस्ट बैकुलरेट होता है, वो बी फार्म के बाद 3 ईयर की और डिग्री होती है, तो उसमें फार्म डी आपको मिल जाता है। उसके अलावा पीएचडी का ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात ये आती है कि हम इनके एग्जाम में किस तरह से एंट्री लेंगे, मतलब कि इस कोर्स में कौन कौन से एग्जाम होते हैं 12th के बाद में जहां पर हम एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर CUET एग्जाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, काफ़ी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और दिसंबर जनवरी के आसपास फॉर्म निकल जाते हैं, तो उसमें जा सकते हैं। नाइपर जेई जिस तरह से IIT होती है, नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये जैसे मैथमेटिकल साइंसेज में और इंजीनियरिंग में IIT का जो रोल है वही फार्मास्यूटिकल साइंसेज में नाइपर का रोल है। तो इंडिया में 7 नाइपर्स हैं। ओके, तो इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन का ही कोर्स होता है। यहाँ पर आप बी फार्म करने के बाद एम फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम है जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, तो पूरे स्टेट के जितने भी फार्मास्यूटिकल साइंसेज के कॉलेजेस हैं उनको एक ही यूनिवर्सिटी जनरली काफ़ी सारे स्टेट में रेगुलेट करती है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में RUHS जो रेगुलेट करती है। इसी तरह से महाराष्ट्र है या कर्नाटक है, तो वहाँ पर जो हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से बनाई हुई, वो ही एंट्रेंस एग्जाम कराती है। इसके अलावा CET एग्जाम भी होता है बहुत सारे स्टेट का, जैसे कर्नाटका CET होता है, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम है, या प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पर अगर आपने अपनी डिग्री पूरी कर ली तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला तो ये है कि आप जो है, अगर आप बी फार्म अगर आप करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। ओके, तो पहला तो यही हो गया। दूसरा आप क्या बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो। तीसरा साइंटिस्ट बन सकते हो। साइंटिस्ट आप कब बनोगे, जब आप एम फार्म और PhD दोनों कर लोगे, तो या एम फार्म भी कर लोगे तो भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो। टीचिंग के सेक्टर में आप जा सकते हो, तो टीचिंग भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कॉलेज चल रहे हैं उनमें टीचर्स तो चाहिए ही पढ़ाने के लिए, तो वहाँ टीचिंग में जा सकते हो। प्रोडक्शन, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन वाली कंपनीज हैं उसके अंदर जाया जा सकता है। ओके, QA QC ऑफिसर, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर जो होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर, जो भी प्रोडक्शन होता है उसके अंदर QA QC ऑफिसर की एक पोस्ट होती है। मतलब काफ़ी सारी पोस्ट होती है, उसमें QA QC अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो यहाँ QA QC ऑफिसर बना जा सकता है। उसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग में जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे आपने सुना होगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR का नाम आपने सुना होगा, तो वह सेल्स एंड मार्केटिंग जो के फील्ड के अंदर जो होते हैं वो बन सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च के अंदर जा सकते हैं। मार्केट में ड्रग आने से पहले ह्यूमन पर जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं तो उसके अंदर भी फार्मास्यूटिकल साइंसेस के बच्चे जा सकते हैं। मेडिकल राइटिंग, जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड राइटिंग है उसमें फार्मा के बच्चे जा सकते हैं। और मेडिकल कोडिंग क्या होता है, जैसे इंडिया में तो काफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस कम है, बट फॉरेन के अंदर जो है इंश्योरेंस काफ़ी सारा होता है। मतलब हर पर्सन जो है हेल्थ इंश्योर्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर जो मेडिकल बिलिंग और मेडिकल कोडिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी की होती है, तो यहाँ पर मेडिकल कोडिंग के फील्ड में वो लोग जाते हैं और फार्मा के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस इसमें दी जाती है। उसके अलावा फार्मा को विजिलेंस है, तो
उसमें भी जा सकते हो। R&D एंड F&D, जो यहाँ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होती है और ड्रग का जो रिसर्च और ड्रग डिस्कवरी होती है उसकी जो R&D और F&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, टैबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है या कौन सी डोजेस फॉर्म बनानी है, तो उसके लिए इसमें जा सकते हैं। उसके अलावा IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सेगमेंट में जा सकते हो, क्योंकि फार्मा की जो ड्रग्स बन रही हैं उनके पेटेंट्स होते हैं, तो उस पेटेंट एजेंट आप बन सकते हो। तो IPR का वही सेगमेंट है जिसमें कि आप पेटेंट एजेंट बन सकते हो। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स के अंदर जा सकते हो, जितने भी हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सब फार्मा के ही देन है, तो यहाँ पर आप फार्मा में आप करेंगे तो काफ़ी सारा ऑप्शन है अवेलेबल है। उसके अलावा ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर आप जा सकते हो फार्मा में ही। पैकेजिंग के अंदर आप जा सकते हो, जो फार्मा की पैकेजिंग में काफ़ी सारी मशीन आती है। इवन इंडिया के अंदर नेशनल पैकेजिंग इंस्टीट्यूट भी है, वो भी पैकेजिंग के कोर्स कराता है। इवन आप अगर फार्मा नहीं कर रहे और पैकेजिंग में भी जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। उसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो डॉक्टर्स के पास में किस तरह से पहुंचाना, उसकी सेल किस तरह से इंक्रीज करनी, वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम है। केमिस्ट की गवर्नमेंट पोस्ट होती है, उसके अंदर जा सकते हो। और ऑडिटिंग होती है, तो ऑडिटिंग जैसे कंपनी जो ड्रग्स बना रही है सही तरीके से बनाई जा रही है नहीं जा रही, तो ये एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट होते हैं वो ऑडिटिंग में जाते हैं। उसके अलावा फ्रीलांसर आप बन सकते हो। फ्रीलांसर मतलब आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो गया है तो आप अपने लेवल पर अपना काम ले सकते हो। तो इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर 20 फील्ड्स आपको बताएं, उसके अलावा 35+ फील्ड है, उसका लेक्चर भी है, वो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, उसके में आप उसको जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है कि किस तरह से आप इसके अंदर जा सकते हो। अब रही बात हमारे पास में कि अल्टीमेटली हर पर्सन के दिमाग में आता है आखिर पैसा कितना मिलेगा। तो पैसा देखिए यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है। शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ। एवरेज अगर आप बच्चे हो तो अगर आपकी 3 लाख से शुरुआत हो जाएगी और यहाँ पर 3 लाख से लेकर 50 लाख और उससे ज़्यादा भी आप जा सकते हो। ये 50 लाख जो है मैंने आपको एक्सपीरियंस लेवल पर बताया है, और उससे भी ज़्यादा जो हायर पोजीशन पे जब पहुंच जाते हैं, जैसे कि प्लांट मैनेजर बन जाते हैं या और हायर लेवल पे चले जाते हैं, उससे भी ज़्यादा उनकी सैलरी हो जाती है। तो मिनिमम 3 लाख से 50 लाख तक की सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अगर हम एवरेज सैलरी मान के चलें तो ऑलमोस्ट आपकी जो शुरुआत है वो 3 लाख से लेकर 5-7 लाख तक हो जाएगी बी फार्मा करने के बाद और एम फार्म करने के बाद में। डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करते हैं, इंडिया की कंपनी ज्वाइन करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो सैलरी रेंज उस पर डिपेंड करती है। और डिप्लोमा लेवल पे इसके साथ साथ एक तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया कि आप अपनी मेडिकल की शॉप भी ओपन कर सकते हैं। जो डी फार्मा करते हैं वो अपनी मेडिकल की शॉप भी ओपन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन फार्मास्यूटिकल साइंसेज में अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपके पास में और कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है वो है नर्सिंग का। तो नर्सिंग आप जानते ही हॉस्पिटल में कितनी नर्सेस की ज़रूरत होती है। तो जनरली बच्चों के दिमाग में क्या होता है, नर्स का नाम लेते ही बच्चों के दिमाग में होता है कि केवल फीमेल ही जो है वो कर सकती है नर्स का काम। तो ऐसा नहीं है, मेल और फीमेल दोनों ही जो होते हैं वो नर्सिंग का वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नर्सिंग के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, पहले हम वो जानते हैं कि नर्सिंग के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर GNM कर सकते हो आप। इसके अलावा BSc इन नर्सिंग होती है, तो उसमें BSc बेसिक होती है और पोस्ट बेसिक होती है। देन आप MSc कर सकते हैं, MPhil भी कर सकते हैं एंड PhD कर सकते हैं, और डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, इसी तरह से डिप्लोमा इन कार्डियोवास्कुलर नर्सिंग, न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग। तो इस तरह से काफ़ी तरह के डिप्लोमा भी होते हैं, वो आप कर सकते हो। ऑन्कोलॉजी के लिए जो नर्सिंग में डिप्लोमा होता है वो भी कर सकते हो। तो अलग अलग डिप्लोमा के स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हो अगर आपको बहुत ही स्पेसिफिक जाना है। तो यहाँ पर देखिए एंट्रेंस एग्जाम हमारे पास में कौन से नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी जो होती है वो एग्जाम लेती है, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जैसे RUHS है राजस्थान में, या महाराष्ट्र में MUHS है, और महाराष्ट्र CET होता है। इसके अलावा CUET और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों के पास कॉलेजेस कौन कौन से अच्छे अवेलेबल हैं, कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो देखिए अगर आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाए तो नर्सिंग के थ्रू आप मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि एम्स हमारा हो गया, तो एम्स में भी नर्सिंग का जो कोर्स होता है, एम्स से आप नर्सिंग कर सकते हैं।
तो वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। उसके अलावा जिपमेर है, और जितने भी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज सभी में नर्सिंग होती है। स्टेट मेडिकल कॉलेज में भी नर्सिंग होती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी नर्सिंग होती है। तो जितने भी स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट हेल्थ यूनिवर्सिटी, उनके जो कॉलेज उनमें ज़्यादातर नर्सिंग होती है, उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो वो आप दे ही सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट के अंदर और क्या किस तरह के ऑफिसर या किस तरह की डेजिग्नेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जीएनएम का जो है ऑप्शन वो आप लोगों को बन जाएगा। स्टाफ नर्स आप बन सकते हैं, नर्स ऑफिसर आप बन सकते हो, पब्लिक हेल्थ नर्स हो गया, क्रिटिकल केयर नर्स मतलब कि आईसीयू के अंदर जो नर्स होती है वो आप बन गए। टीचिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के पास में अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट टीचिंग की जॉब हो गई या प्राइवेट टीचिंग की जॉब हो गई। ओके, उसके अलावा डायलिसिस नर्स और अलग अलग स्पेसिफिक जो केसेस, कार्डियोवास्कुलर नर्सिंग हो गया या ऑन्कोलॉजी कैंसर से रिलेटेड हो गया। ओके, तो इस तरह के जो है वहाँ डेजिग्नेशन आप लोगों को मिल जाएगी। अब देखिए आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आप लोगों की जो शुरुआत है वो जीएनएम की जो शुरू हम कह सकते हैं कि जीएनएम में तो आप लोगों को जो है 4 to 5 लाख जो है वो आपको मिल जाएगा। बट नर्सिंग ऑफिसर में अगर आप जाते हैं तो उसमें 5 to 6 लाख आपको मिल जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ 2 से 3 लाख के आसपास आपकी शुरुआत होगी। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग के अंदर जाते हैं तो वही आपकी शुरुआत 8 लाख रुपीज से हो जाएगी। मैं एंट्री लेवल पे बता रहा हूँ कि एंट्री लेवल पे क्या मिलेगा। एक्सपीरियंस पे तो आप फिर सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास में काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। और एक बात मैं और बता दूं कि नर्सिंग के जॉब्स जो होते हैं वो डॉक्टर के जॉब से भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन में तो एक विंग में जैसे 3 या 4 डॉक्टर होंगे जैसे कार्डियोवास्कुलर में, बट नर्सेस तो काफ़ी सारी चाहिए होती हैं क्योंकि पेशेंट का लोड बहुत होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग में जॉब्स काफ़ी सारे ज़्यादा अवेलेबल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप देखते होंगे काफ़ी सारी पोस्ट निकलती हैं। तो नर्सिंग भी एक अच्छा करियर आप लोगों के पास में अवेलेबल है अगर आप करना चाहें तो। देखिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी देखिए, फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस है। और यहाँ पर देखिए फिजियोथेरेपी की जो काउंसिल है, अगर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी की काउंसिल तो कहती है कि वो डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि फिजियोथेरेपी वाले तो कहते हैं कि आप डॉक्टर लगा सकते हैं, और उस डॉक्टर लगाने के बाद पीटी आप जो लिख दीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट आप लिख दीजिए। तो फिजियोथेरेपी जो है बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। फिजियोथेरेपी करता क्या है, देखिए ये जो एक्सीडेंट वगैरह केस हो जाते हैं या इंजरी जो हो जाती है हमारी रोड एक्सीडेंट में या ऊपर से कोई गिर गया, तो उस केस में जो है फिजियोथेरेपी जैसे आप, तो उसमें क्या किया जाता है, अगर फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो वापस जो रिहेबिलिटेशन और वापस नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत है, तो वो फिजियोथेरेपी का वर्क है। देखिए यहाँ पर कोर्सेज कौन से अवेलेबल है, तो कोर्सेज में हमारे पास में बीपीटी कर सकता है पर्सन, एमपीटी कर सकता है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी और मास्टर इन फिजियोथेरेपी। एंट्रेंस एग्जाम कौन से होंगे, तो यहाँ पर भी वही एग्जाम होते हैं जैसे नर्सिंग में हेल्थ यूनिवर्सिटी कराती है। इसके अलावा सीयूईटी है, ओके, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और सीईटी जो है, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तो वो कराए जाते हैं। फिजियोथेरेपी कर कर आप क्या बनेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर आप जो है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, न्यूरो कार्डियो पीडियाट्रिक के अंदर भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास फिर टीचिंग का भी ऑप्शन है, आप टीचिंग के अंदर भी जा सकते। तो सेक्टर हमारे पास में कौन कौन से हो गए, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। स्पोर्ट्स जो है एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव फील्ड है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, तो स्पोर्ट्स के एरिया में भी आप जा सकते हैं। जैसे टीम इंडिया की क्रिकेट टीम का फिजियोथेरेपिस्ट है, इसी तरह से अलग अलग जो गेम्स होते हैं उन सब में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप अच्छी आपकी प्रैक्टिस चलती है तो आप अच्छा जो है अर्न कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में आप जा सकते हैं, और फिटनेस और जिम सेंटर भी आप अपना ओपन कर सकते हैं। तो ये एक अपना एंटरप्रेन्योर हो गया आपका। उसके अलावा अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस चलती है तो आप जनरली आपने देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो घर पे भी जो है एक्सरसाइज कराने के लिए आते हैं, तो पर जो विजिट है वो 500 रुपीज़, 300 रुपीज़, 800 और 1000 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं, इवन 2000 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं पर विजिट। तो ये एक्सपीरियंस का मैटर है कि कौन कितना अच्छा एक्सपीरियंस है और कौन कितना फेमस है पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर सिटी में, तो उसके बेसिस पे वो चार्ज करते हैं। और मोस्टली जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर होते हैं उनके साथ में ही वर्क करते हैं, तो उनके क्लिनिक के साथ में वो पर विजिट भी उनका भी चार्ज इंक्लूड रहता है। तो अगर अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है तो काफ़ी अच्छा जो है वो अर्न
कर सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में अगर हम, सबसे बड़ी बात हमारे पास में ये होती है कि अगर हम वो फील्ड क्यों चूज करें जिसमें सैलरी नहीं मिल रही हो या बहुत कम मिल रही हो, तो यहाँ सैलरी जो है वो बहुत अच्छी मिल रही है। तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं तो वही आप लोगों की जो सैलरी होगी वो 8 लाख से 10 लाख की जो है वो आपकी शुरू होगी, ओके, फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप करते हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पर आपकी सैलरी जो है 5 लाख से 7 लाख के आसपास शुरू होगी और फिर वो इंक्रीज करती जाएगी। और अगर आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चलाते हैं तो उसमें तो आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ओके। तो ये जस्ट जो भी सैलरी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एंट्री लेवल पर बता रहा हूँ। उसके बाद एक्सपीरियंस पे तो आपकी सैलरी और इंक्रीज होती जाएगी, तो आप उससे प्लस करते जाएंगे। यहाँ पर जो 8 to 10 लाख मैंने बताया वो गवर्नमेंट में अगर शुरुआत होती है तो वहाँ बताया, और प्राइवेट में जो है आपकी शुरुआत होती है। और स्पोर्ट्स में अगर आप चले जाते हैं और स्पोर्ट्स में आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं तो वहाँ पर तो सैलरी और ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स आप 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक भी आप पहुंच जाएंगे और उससे भी प्लस आप पहुंच जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। तो ये एक्सपीरियंस से ही आएगा, बिल्कुल इनिशियली तो आएगा नहीं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास में और बच्चों के पास में और क्या ऑप्शन है, अगर आपको फिजियोथेरेपी भी नहीं करना चाहता तो और उसके पास में और बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो आइए देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक और फील्ड है जिसमें कि बच्चा जा सकता है। और बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर सकता है, देखिए बायोटेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छा फील्ड है। यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो यहाँ पर देखिए बीएससी कर सकता है, एमएससी कर सकता है और पीएचडी कर सकता है। बहुत सारी जगह बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड होती है, तो उसमें भी बच्चा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से हैं, CUET दे सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज का जो एग्जाम होता है उसमें दे जा सकता है, स्टेट CET के थ्रू जा सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके थ्रू जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट, अब यहाँ पर हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के मन में कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी करके बनेंगे हम क्या। तो देखिए आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, बायोटेक एज अ रिसर्चर का करियर आपके पास में, साइंटिस्ट आप बन सकते हो बायोटेक के अंदर। टीचिंग का ऑप्शन तो आप लोगों के लिए खुला ही, आप कोई सा भी फील्ड में चले जाइए, टीचिंग तो हर जगह होगी, क्योंकि अगर टीचर्स नहीं होंगे तो वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा कौन। तो आप कोई सा भी फील्ड में चले जाइए, हर जगह कोच टीचर की, स्पोर्ट्स में जाएंगे तो कोच की जरूरत है, और दूसरे किसी फील्ड में जाएंगे तो टीचर की जरूरत है। टीचर तो हर जगह चाहिए ही चाहिए। रेगुलेटरी ऑफिसर इन बायोटेक यहाँ पर भी जा सकते हैं, पेटेंट जो बायोटेक के अंदर पेटेंट होता है उसके अंदर जा सकते हैं, और एग्री बायोटेक एग्रीकल्चर्स के अंदर जो बायोटेक इंडस्ट्री उसमें भी हम जा सकते हैं। तो सेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे बायोटेक कंपनी है, फार्मा कंपनी के अंदर जा सकते हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक कंपनी के अंदर जा सकते हैं, रेगुलेटरी फील्ड के अंदर आप जा सकते हो, ओके। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास में अवेलेबल है बायोटेक करके भी। तो अब देखिए यहाँ पर सैलरी हमको क्या मिलेगी, अगर सैलरी आप देखते हैं तो बायोटेक कंपनी में यहाँ पर आपकी सैलरी जो है 3 लाख रुपीज से शुरुआत हो जाएगी। हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, 3 लाख और 2.5 लाख से आप शुरुआत मान सकते हो, 2.5 से 3 लाख की आप शुरुआत मान सकते हो अगर बायोटेक और फार्मा कंपनी के अंदर अगर आप जाते हैं। और अगर आप टीचिंग के अंदर अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जो शुरुआत होगी वो 8 लाख रुपीज से हो जाएगी। और एक्सपीरियंस अगर आपको होता है 5 ईयर के एक्सपीरियंस पे आपको जो है 8 to 10 लाख रुपीज मिल जाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और अगर 5 ईयर से मोर देन एक्सपीरियंस है तो आप 10 to 20 लाख की रेंज में जा सकते हैं। तो ये कंपनीज के लिए मैंने बताया कि जो कंपनी प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करेगा उसको इतनी सैलरी मिल जाएगी। तो बायोटेक भी काफ़ी अच्छा फील्ड है, इसमें भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है जो सभी लोग जानते हैं, जैसे कि बीएससी, जो नॉर्मल आप बीएससी इन बायोलॉजी करते हैं तो बीएससी में भी आप जा सकते हैं। तो बीएससी में देखिए, बीएससी जो नॉर्मल हम कर रहे हैं, जैसे बायोलॉजी में आप बीएससी कर रहे हैं, पीसीबी लेकर आप कर रहे हैं, तो आपके पास में कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं वो आप देखिए। तो यहाँ पर कोर्सेज जो हैं वो बीएससी कर रहे हो आप तो बीएससी कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड भी होता है वो भी आप कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो और पोस्ट डॉक कर सकते हो। अब देखिए बीएससी मैं आप लोगों को अच्छी जगह से करने की सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपने बीएससी भी अच्छी जगह से करी तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। तो अच्छी जगह से मतलब हो गया अच्छे इंस्टीट्यूशन। तो अच्छे इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, देखिए हिंदुस्तान में आईसर है, ओके, आईसर है, नाइसर है, ये काफ़ी सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च है, हो गया है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च हो गया। तो आईसर और नाइसर जो यूजी लेवल पर एग्जाम होता है वो आईआईटी आईसर के लिए होता है और नेस्ट जो है नाइसर के लिए होता है। तो इंडिया में काफ़ी सारे आईसर हैं,
उसके अलावा नाइसर भुवनेश्वर है, उसके अलावा CUET UG का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू भी आप इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। उसके अलावा आपने IISc बेंगलोर का नाम भी सुना होगा, तो इन एग्जाम्स के थ्रू आप उसमें भी जा सकते हैं। इवन अगर आप BSc अगर आप कहीं नॉर्मल कॉलेज से भी करते हैं जो ठीक ठाक कॉलेज है, और अगर आप PG अच्छी MSc अच्छी जगह से करना चाहते हैं तो उसके लिए JEE BILS करके एग्जाम है, उससे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर जैसे TIFR के अंदर आप ये उसका एंट्रेंस एग्जाम हो गया। और वो एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन मानते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट, नेशनल NCCS हो गया, NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हो गया, नेशनल NII हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी हो गया, तो इस तरह के नेशनल केमिकल लेबोरेटरी होगी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी हो गई। तो इस तरह के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो JEST, CUET PG और IIT JAM के थ्रू भी आप IIT में जा सकते हैं। ओके, अगर सपोज करो आप BSc करके आपको पता ही नहीं है कि आप BSc करके भी IIT में जा सकते हो, तो BSc करके अगर आप MSc IIT से करना चाहते हो, IIT का JAM टेस्ट होता है, तो उसके थ्रू भी आप IIT से MSc और PhD कर सकते हैं। उसके अलावा CSIR UGC नेट है, गेट है, इसके थ्रू भी आप IIT और टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो वहाँ भी आपको अगर इंस्टीट्यूशन अच्छा करना है तो ये अगर एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्रैक करेंगे तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। बात आती है कि केवल अगर आपको BSc करनी है उसके बाद ही जॉब करनी है, तो आप BSc के बाद क्या क्या जॉब मिल जाएगी। तो देखिए BSc के बाद क्या क्या जॉब मिल जाएगी, तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती, कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है ना, अगर उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन दे रखा है तो उसमें आप एलिजिबल हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब होती हैं, जैसे कि आप बैंक PO की जॉब हो गई या और भी कोई दूसरी जॉब हो गई, ब्लैंक क्लरिकल की जॉब हो गई, और भी काफ़ी सारी जॉब्स निकलती है, LIC की AO की जॉब निकलती है, काफ़ी सारी जॉब्स निकलती हैं, तो सभी गवर्नमेंट जॉब्स में आप एलिजिबल हैं। तो काफ़ी आपका पास में काफ़ी सारा ऑप्शन ओपन हो गए गवर्नमेंट जॉब के। इसके अलावा अगर आप सिंपल आप साइंस में स्कूल में गवर्नमेंट के अंदर अगर टीचर बनना चाहता है या प्राइवेट स्कूल के अंदर भी टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस के टीचर बन जाएंगे, TGT आप बन जाएंगे। इसके अलावा फार्मा कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, जो B फार्मा D फार्मा वाले बनते हैं वो भी आप कर सकते हैं। साइंटिफिक कंटेंट राइटर बन सकते हैं, या न्यूज़पेपर जितने भी आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, उसके अंदर कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं। QA QC जो होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, तो यहाँ फूड इंडस्ट्री होती है, ब्रेवरेज इंडस्ट्री होती है, जैसे पेप्सी कोक हो गया, और फूड इंडस्ट्री हो गई, जो पैकेज फूड का आजकल जमाना है, तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। तो ये तो BSc के बाद के जॉब के ऑप्शन हो गए, और भी काफी सारे जो ऑप्शन हो गए, मैंने लिमिटेड ही आप लोगों को बताया। अगर आप BSc के बाद अगर आप MSc करते हैं और PhD भी करते हैं तो और आप क्या क्या बन सकते हैं, तो आप बॉटनिस्ट बन सकते हैं, बॉटनी में करेंगे, जूलॉजिस्ट बनते हैं अगर जूलॉजी में करते हैं, तो टीचिंग में कॉलेजेस के ऑप्शन आप लोगों के ओपन हो जाएंगे, आप कॉलेजेस में भी टीचिंग कर सकते हैं। साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, MSc कर लें, PhD कर लें, उसमें बन सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, जेनेटिक्स के अंदर आप जा सकते हैं, जेनेटिस्ट बन सकते हैं, इकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। लैब टेक्नीशियन का जॉब आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। तो BSc के बाद भी आपका लैब टेक्नीशियन ओपन हो जाता है, इसके लिए MSc करने की जरूरत नहीं है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं, और साइंटिफिक कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं। तो जो ऑप्शन आप लोगों के पास में काफ़ी अवेलेबल है। साइंटिस्ट तो आप बन ही रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए BSc के बाद अगर बच्चा MSc में जाता है तो यहाँ BSc में आपकी शुरुआत कितनी सैलरी से हो जाएगी, तो यहाँ पर सैलरी आप मान के चलिए 2.5 से 3 लाख की आपकी सैलरी शुरुआत हो जाएगी, या 1.8 से भी आप मान सकते हैं। किसी में 1.8 जो है अगर सैलरी मिल रही 1.8 लाख, 10 से 15 हज़ार रुपये मंथली मिल रहा है, तो वो इतनी शुरुआत आपकी हो जाएगी। अगर जितना जितना अच्छा आप जाते जाओगे, जैसे गवर्नमेंट के अंदर अगर आप टीचर बन गए तो अगेन टीचर बनने के बाद तो आप जो है 3rd ग्रेड टीचर बनते हैं, 2nd ग्रेड टीचर बनते हैं और 1st ग्रेड टीचर बनते हैं। ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख तक की आपकी शुरुआत हो जाएगी वहां। तो डिपेंड करेगा कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर देखिए MSc अगर आप करते हैं तो MSc करने के बाद PhD करते हैं, तो PhD और पोस्ट डॉक में आप लोगों को क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्या ऑप्शंस आप लोगों के पास में अवेलेबल है। काफी कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं, तो आइए जान लीजिए, क्योंकि एट द 12th के लेवल पे बच्चे जानते नहीं है। BSc MSc करते हैं उसके बाद तो बच्चे जानने लग जाते हैं। तो अगर PhD करते हैं तो उसमें आप JRF बन सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो, वहां पर 37,000 प्लस HRA जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये सिटी वाइज डिपेंड करता है, तो 40,000 के आसपास ये हो जाता है। 8 और 10% तो HRA सब जगह मिल ही जाता है। फिर SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें 42,000 पर मंथ की ये है, यहाँ पर जो है वो पर मंथ मैंने आपको बताया है। RA रिसर्च एसोसिएट कैटेगरी 1 तो 58,000 प्लस HRA,
RA सेकेंड 61,000 प्लस HR है और RA थर्ड 67,000 प्लस HR है। तो इतनी सैलरी आपको PhD करते वक्त मिलेगी। JRF वाली सैलरी जैसे PhD 3 साल की है तो उसमें 2 साल आपको JRF शिप मिलेगी और थर्ड ईयर आपको SRF शिप मिलेगी। उसके अलावा अगर आप PhD के बाद कहीं पर रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन करते हैं तो इस तरह की तीनों सैलरी आपको मिलेगी। अगर आप PhD के बाद भी और आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट डॉक फेलोशिप कर सकते हैं। PhD के बाद पोस्ट डॉक की जाती है। तो पोस्ट डॉक में 2 चीजें, आप इंडिया से करें या बाहर से करें। तो अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सो नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, इसमें 80,000 रुपीज पर मंथ हमको मिल जाता है। राजा रमन्ना फेलोशिप है, इस तरह से काफ़ी सारी फेलोशिप है। मैंने कुछ के ही नाम आप लोगों को यहाँ बताएं, जैसे इंसा JRD टाटा फेलोशिप हो गई, ICGEB पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, CSIR RA जो है रिसर्च एसोसिएट फेलोशिप, CSIR नेहरू साइंस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, DBTRA डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च फेलोशिप और DST STI PFP, इस तरह से फेलोशिप अवेलेबल है। अगर आप इंडिया से बाहर जाकर कुछ फेलोशिप लेना चाहते हैं तो वहां पर सर्ब जो है, सर्ब इंडो US तरह की फेलोशिप मिलती है। उसके अलावा सर्ब ओवरसीज फेलोशिप मिलती है, फुल ब्राइट नेहरू पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, बोस्टन बैंगलोर B4 फेलोशिप है, HFSP फेलोशिप है, ट्वास फेलोशिप है, वाइस जो वुमेन्स के लिए होती है, DST फेलोशिप, वेलकम ट्रस्ट की फेलोशिप। ये मैंने बहुत कम नाम बताया, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो और पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप में अगर आप अब्रोड जाते हैं तो ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको US का बता रहा हूँ, अगर आप US जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है 25 लाख मिनिमम बता रहा हूँ, 25 to 30 लाख रुपीस की पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप आपको मिलेगी, मिल ही जाएगी। US हो गया, यूरोपियन कंट्री की, इतनी फेलोशिप तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगी वहाँ पोस्ट डॉक फेलोशिप अगर आप करते हैं तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने कुछ फील्ड बताए वो आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी कुछ और फील्ड है, उनको मैं कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर जो टॉप फील्ड हैं, अगर आप नीट में अनसक्सेसफुल होते हैं तो और आपके पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।